नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। कल लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का चुनाव हो चुका है। जिस प्रकार से टक्कर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की बताई जा रही है, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थी। इसी विषय के ऊपर, इसी डिस्कशन के ऊपर कि चुनाव बड़ा ही रोचक है और हम लोग संतुलित रूप से आज जो है एक विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे 5 साथी पत्रकार साथी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कमल सिंह जी, जो कि पहले जो है किसानों के नेता भी थे। कमल सिंह जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही पुरुषोत्तम तंवर जी, इंद्रवेश जी, जगबीर जी, मुकेश रोहिला जी और साथ ही नरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी लोग मिलकर के इस विश्लेषण को करने जा रहे हैं कि आखिरकार क्या लगता है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के ऊपर किस तरह के हालात बने हुए हैं। प्रधान जी, मैं पहले आपके पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि आपने पूरा विश्लेषण जो है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का किया है। किस तरह के हालात आप मानते हो, क्योंकि आपका विश्लेषण क्या कहता है, जो लोगों ने वोट दिए हैं वो किन मुद्दों को लेकर के दिए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी भी आए थे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में, राहुल गांधी जी भी आए थे। एक हॉट सीट जो है वो यहाँ की बनी थी। सबसे पहले दीपक जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लगातार आप लोगों ने 2 ढाई महीने से लगातार अच्छे मुद्दों पर बात की, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। ये चुनाव देश के लिए होता है, राष्ट्र निर्माण के लिए होता है, देश की समस्याओं के बारे में होता है। तो आप लोगों ने अच्छा विश्लेषण दिया और मतदाता तक अपनी बात पहुँचाने का पूरा पूरा प्रयास किया। अब जो चुनाव था, इस चुनाव के अंदर जो मुद्दे थे ना, वो सरकार उन मुद्दों को मान नहीं रही थी, लेकिन इस चुनाव में मुद्दे बड़े हैवी थे। जैसे किसान एजुटेशन का मुद्दा बहुत जबरदस्त था और उसका रिजल्ट आपने देखा होगा। जहाँ किसानी थी, चाहे वो बारडा था, लोहारू था, दादरी था, तोशाम था, और भिवानी के आसपास भी जो इलाके थे, या बुआनी खेड़ा जो हिसार का हिस्सा पड़ता है, हर जगह किसानी ऊपर चली। और आप देखोगे महेंद्रगढ़ और आपका नारनौल और वहाँ वहाँ पर अग्निवीर का मुद्दा बहुत जबरदस्त चला। लोगों के बीच में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत जबरदस्त उभर के आया। नौजवानों ने इस बात का क्वेश्चन भी किया और वोटिंग भी की उनके खिलाफ। और दूसरा, जितने भी भ्रष्टाचार का मुद्दा था, और जो कर्मचारी भाई थे जो अपनी पुरानी पेंशन मांग रहे थे या दूसरी उनकी समस्या थी, वो चीज भी यहाँ उभर के आई है। जो आज ये मुकाबला जिस प्रकार से कॉन्फिडेंट में सरकार थी कि 400 पार ले जाएंगे, उसमें है ना बहुत बड़ा डेंट मारा है इन मुद्दों ने। और आने वाला टाइम ही बताएगा कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो कैसा रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं ये बात करता हूँ, इन मुद्दों का बहुत बड़ा समीकरण बनेगा और चुनाव चौंकाने वाले आएंगे। प्रधान जी, दोनों पार्टियों ने मतदान से कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, अपनी चुनावी चालें चली। अगर चुनावी चालें उनकी कामयाबी हुई तो परिणाम चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस ने कहा अगर 400 पार हुए तो संविधान में बदलाव लाएंगे बीजेपी वाले, और बीजेपी ने कहा कि भाई मैं SC BC और जो आरक्षण वाले जितने भी समुदाय हैं उनका मैं चौकीदार हूँ। तो ये मुद्दा, ये दोनों आश्वासन पे लोग कितने प्रभावित हुए होंगे? देखो पुरुषोत्तम जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे MP के, उन्होंने कहा कि आप 400 में सीट दे दो और संविधान को बदल देंगे। तो संविधान का बदलने का मतलब ये होगा, संविधान के अंदर जिसको भी जो फैकल्टी को जिसका लाभ मिल रहा था, या जो भी अधिकार था बोलने का, या आरक्षण का अधिकार था, या दूसरे भी अधिकार थे, तो लोगों के मन में शंका होगी। और खास तौर पर आपको बताता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो हमारा जो SC कैटेगरी का वोट था ना, वो जो खास तौर पर जो हमारा चमार जाति का भाई और बहनें थी, उन्होंने ना सरकार के खिलाफ मतदान किया है। और अपने आप को ऐसे सुरक्षित में थे। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि वैसी कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले तो बात बहुत ज्यादा आगे चली जाएगी। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट है और वो किसी पार्टी का ये कह रहा, लगातार कई जगह से बातें आई कि हम संविधान को बदल देंगे, तो ये जो बातें थी ये वास्तव में इस चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। और रिजल्ट आप देखोगे तो इस कैटेगरी लोगों ने काफी वोट सरकार के खिलाफ दिया है। दूसरी बात यह है कि जो आदमी अपनी रणनीति बनाता है, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, तो वो अपनी रणनीति का हिस्सा था। ये कांग्रेस ने तो ये कहते कि हमने संविधान में इनको आरक्षण दिया था, जो कांग्रेस में हमारी सत्ता होती थी, तो सारा आरक्षण जो का प्रावधान जो हमने किया था। और बीजेपी का ये करिए हटा देगी, इसको खत्म कर देगी। और राहुल जी तो अपनी किताब रखते थे संविधान की, वो उसे दिखा देते थे। तो इसका फर्क तो पड़ा है। प्रधान जी, एक क्वेश्चन और आपसे डालने में, ये जो राहुल गांधी ने जिस प्रकार 8500 रुपये जो है महिलाओं को प्रति महीने देने की बात कही,
उसके साथ ही बेरोजगारों को 1 लाख रुपए देने की बात की। तो इस चीज़ का क्या प्रभाव इम्पैक्ट नज़र आया? आप अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं, आपने देखा, तो क्या आपको इम्पैक्ट इसका देखो, नजर आया? किसान को तो इंद्रजीत जी ना, इंद्रवेश जी भाई, किसान को तो एमएसपी की बात कही गई, जो किसान के दिमाग में बैठी कि भी कांग्रेस दे सकती है। और जो महिलाओं की बात थी, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, वहां पे सत्ता में दोबारा बीजेपी महिलाओं की वजह से आई थी। तो उन्होंने कहा, राहुल ने तो कहा कि हम तो महिलाओं खाते में पैसा डालेंगे। तो उन्होंने महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए जो चाल, जो नीति बीजेपी की थी, उसको काटने के लिए बात कही और कहा भी मैं दूंगा। तो कमिटमेंट की बात उन्होंने कही, जो जहाँ सरकारें बनी है, चाहे वो हिमाचल में बनी हो और चाहे वो कर्नाटका में बनी हो, तो जो बात उन्होंने कही थी उस चीज पर लागू तो उन्होंने करने की कोशिश की है। तो ये चीज बहुत, ये भी मुद्दा था। देखो महिलाओं ने कितना योगदान दिया इस चुनाव में, तो वक्त बताएगा। लेकिन सच्चाई की बात है कि महिला और किसान, जो बात कांग्रेस ने उठी और जो संविधान बदलने की बात थी, ये तीनों जो कैटेगरी थी वोटों की, इनमें है ना प्रभाव जरूर डाला है कांग्रेस ने, बात कह के। प्रधान जी, महेंद्रगढ़ में जो पीएम मोदी जी की रैली थी, तो मोदी जी ने बंसीलाल, लौह पुरुष बंसीलाल को अपना दोस्त बताया, भी हम रात को इकट्ठे बैठ के अपनी योजना पे काम किया करते। इसका इसका भी कुछ चुनाव में प्रभाव पड़ेगा क्या? पुरुषोत्तम जी, भिवानी महेंद्रगढ़ में तो बंसीलाल का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि तो बंसीलाल परिवार से कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा। तो ये बात प्रधानमंत्री इस मामले में बहुत ही सियाना, मैं मान सकता हूँ, बहुत चतुर है। जहाँ जिस इलाके में जाता है वैसी बात करता है। तो उसके दिमाग में थी कि चौधरी बंसीलाल का वोट बैंक यहाँ है। उसके परिवार को टिकट भी नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने। तो उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल, और ये सच्चाई की बात है, संगठन में मंत्री होते थे, यहाँ प्रभारी होते थे, इन्होंने काम भी किया था। और ये भी सच्ची बात है, चौधरी बंसीलाल रात को जाके अपना रणनीति बनाते थे और वो वास्तव में उसको अपने जामा में पहनाने की कोशिश करते थे। तो ये उनकी बातचीत हुई होगी, लेकिन वो चीज याद दिलाई जनता को, याद दिला के उस वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी गई है। तो ये उनकी रणनीति कितने कारगर होगी वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ये चीज उन्होंने वक्त पे कही है, जो एक अच्छे जो राजनीतिक व्यक्ति है उसकी पहचान है। प्रधान जी, एक बात सामान्य तौर पे आती है, अभी जिस टाइम पे रक्षा मंत्री होते थे बंसीलाल जी, तब नरेंद्र मोदी जी उनसे मिलने आते थे। वो संगठन मंत्री इस तरह के कोई पद था उसके। तो बताते हैं कि यहाँ पर इनके पास आए चौधरी बंसीलाल जी के पास नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा जी संगठन मंत्री मिलना चाहते हैं। उनके साथी ने, जो उनके पीए थे, उन्होंने कहा भी संगठन मंत्री से मिलना है तो हमारी पार्टी का कौन संगठन मंत्री है? बोला कोई नहीं, आप उनसे जा करके मिल लीजिए। तो ऐसा वक्तव्य, आपके फादर साहब सांसद रहे हैं उस टाइम अविपा में, तो क्या आपको लगता है कि क्या इस प्रकार की घटनाएं हुई थी या ये सिर्फ ये बातचीत तक सीमित है? देखो, उस टाइम नरेंद्र मोदी जी का कद के हिसाब से अगर बात करें तो बंसीलाल की खास बात थी। देखो, उनमें बहुत क्वालिटियाँ थी और इस क्वालिटी के तहत उन्होंने कहा भाई अगर संगठन मंत्री बात करेगा तो संगठन की कोई बात करनी तो संगठन से किया जाए। तो ये कह सकते हैं चौधरी बंसीलाल, क्योंकि उनके स्वभाव में शामिल था। और दूसरी बात ये है कि ये जो बात आज चल रही है, चर्चा है, तो हो सकता है उन्होंने ऐसा कह दिया हो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आपको ध्यान होगा, ये चर्चा पूरे हरियाणा में है। जब ये यहाँ के प्रभारी होते नरेंद्र मोदी जी, तो ओम प्रकाश चौटाला जी जो अपने इसमें थे, अपने पूरे उसमें थे, इनका गठबंधन हुआ था, आपको ध्यान हो तो उस टाइम में जब बातचीत चलती तो कहता नहीं तो आप क्या बात करोगे, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी से उससे बात करेंगे, अडवाणी जी से। तो उस टाइम ये चर्चाएं थी। तो हो सकता है उस टाइम इनका कद के बारे में इतना किसी को पता नहीं, प्रधानमंत्री बनेगा, ये ऐसे मुख्यमंत्री बनेगा और उसके बाद में ये करेगा। तो हो सकता है उस टाइम ऐसी बातें हुई हों। लेकिन ये सच्चाई की बात है कि तो बंसीलाल का नाम लेकर वो वोट को हथियाने का एक प्रयास किया गया था। प्रधान जी, इस चुनाव के अंदर सबसे चौंकाने वाली बात ये दिख रही थी शुरुआती दौर में, जिस प्रकार से लग रहा था कि मुकाबला अच्छा होगा, मुकाबला अच्छा हुआ भी सही, लेकिन दोनों ही पार्टियों में देखने में मिला कि भीतरघात जो है वो ज़्यादा था। चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे बीजेपी की बात की जाए, दोनों ही पार्टियों के नेता अंदर खाते अपने ही नेता को हराने में लगे हुए थे। इस तरह की राजनीति को लेकर के आप क्या कहेंगे और इसका कितना प्रभाव जो है इस भीतरघात का इस चुनाव पे पड़ने वाला है, क्या कहेंगे आप? दीपक जी, ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी परंपराएं नहीं, अच्छी शुरुआत भी नहीं, अच्छे संकेत भी नहीं है। क्योंकि एक पार्टी, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी का लगातार
10 साल तक लगातार आप कांग्रेस सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे हैं मुद्दों पर, और जब चुनाव आता है तो मुद्दों पर खड़ा रहना चाहिए, उस टाइम आप उनका साथ दे देते हो, तो मैं मानता हूँ ये मतदाता के साथ एक किस्म से ठगने का कार्य होता है। तो और ये जो भितरघात है, चाहे किसी पार्टी ने कहीं किया हो, तो ये भितरघात अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक खास बात आपको बताऊं, ये भितरघात किसी का नहीं चला। कुछ परसेंट जो बड़े नेता, बड़े स्तर के नेता थे, उन्हें कुछ परसेंट तो कर दिया होगा, लेकिन जो जिस प्रकार वो चाहते थे ना कि वोट को तब्दील कर दें, चाहे वो सत्ता पक्ष का था या विपक्ष का, वो कर नहीं पाए, क्योंकि लोगों ने अपना मूड, जिसने इसको सत्ता पक्ष को देना था सत्ता पक्ष को दिया है, और जिसने सत्ता पक्ष से नाराज थे और मुद्दों पे आधारित, किसान था और आपका मजदूर था और कर्मचारी था, ये सब ने ना जो मन बना रखा था कि हमने सरकार के खिलाफ मतदान करना, और उन्होंने किया भी है। अब ये चर्चा भी है, आप विश्लेषण भी कर रहे हो कि ऐसे कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर कहाँ से पैदा हुई? पिछली बार तो आपका यहाँ से MP जो बनाया था वो तो बहुत ज्यादा मतों से, 4.5 लाख मतों से जीता था। अब की बार वो कह रहा है कि वैसे चुनाव नहीं है, हर आदमी कह रहा है कांटे की टक्कर है, तो कहीं ना कहीं तो लोगों ने मतदान सरकार के खिलाफ किया है ना। वो किसने किया है सबको पता है, किसान ने किया है, सबको पता है कि जो कर्मचारी थे, जो महिलाएं थी, जो आशा वर्कर थी और थी, उन सब ने मिलके, सिपाही थे, उन सब ने मिलके मतदान किया है। तो उन्होंने कोशिश जरूर करी है कि भितरघात हो जाए, लेकिन वो भितरघात इतना नहीं हो पाया। हाँ, अगर मार्जिन कम रहा जीत का तो हम मान सकते हैं उनके भितरघात से नुकसान पार्टी को हुआ है। जी बिल्कुल। आपसे एक बार ये भी जानना चाहिए, आप किसानों के लिए काम करते रहे हैं प्रधान जी, और लंबे समय से किसान यूनियनों से जुड़े रहे हैं, पिछली लगभग 1 दशक की राजनीति आपकी किसानों की रही है। तो इस क्षेत्र में, पर्टिकुलर भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में, आप क्या मानते हैं, किसानों वाला मुद्दा ज़्यादा हावी रहा, या पिछले 2 दिन इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले जो कास्ट फैक्टर को लेकर के जो चीज़ें चली थी वो ज़्यादा हावी रही? या तीसरा एक बताएंगे कि जो पिछले 10 साल के जो कार्यकाल रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के, वो चीज़ें ज़्यादा हावी रही? आपका क्या मूल्यांकन है? आपका लगभग पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके कार्यकर्ता हैं, तो क्या मानना आपका? देखिए, किसान का मुद्दा भी हैवी रहा, जो मुकाबला हो किसान की वजह से है। दूसरा बात है, जो सरकार ने जो जिस प्रकार से लोगों में चर्चा है कि ये जातीय धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये भी चर्चा थी, इसका कोई इफेक्ट हुआ भी है। तो कहीं न कहीं ये चीज भी कोशिश करी है कि जाट गैर जाट का भी चुनाव हो जाए, लेकिन कोशिश सरकार की थी, उसमें कितनी कामयाब हुई है ये तो वक्त बताएगा। और लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुद्दों का भी काफी वोट सरकार के खिलाफ गया है। जिन मुद्दों पर, जैसे किसान का मुद्दा था, कर्मचारियों का मुद्दा था, और जो संविधान के बारे में जो SC कैटेगरी जो अपने आप को भयभीत समझ रही थी, तो वो भी एक मुद्दा था। तो सारे मुद्दे तो इसमें रहे हैं, और पूरे मतलब बताया ना आपको, महेंद्रगढ़ इलाके में अग्निवीर का मुद्दा अभी रहा है, यहाँ किसानों का मुद्दा अभी रहा है, तभी तो मुकाबला देखने को मिल रहा है आपको, और लोग चर्चा भी करे कांटे का मुकाबला है। तो मुद्दे अभी रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही थी जातीय समीकरण के हिसाब से, और जो विपक्ष था उसका तो जनता ही चुनाव लड़ रही थी। ये खास बात बताऊं आपको, विपक्ष का जो चुनाव था वो जनता का चुनाव था, और सरकार का तो सरकार के हिसाब से चुनाव था। तो ये चुनाव बड़ा रोचक चुनाव रहा है, और कई दिनों के बाद में एक अच्छा कंपटीशन देखने मिलेगा। और 4 जून, बाकी तो 4 जून को पता लगेगा प्रधान जी, जो वोटर बोल रहा था वो तो उस पार्टी के साथ जुड़ा था, लेकिन साइलेंट वोटर का किस तरह रुझान रहा होगा आपके साथ? देखो, पहली बार पुरुषोत्तम जी ऐसा हुआ है कि साइलेंट वोटर है ना, चुप वोटर। पहले तो क्या था, चुप वोटर सरकार के खिलाफ माना जाता था। अब की बार सरकार ये कह रही है कि जो चुप वोटर है सबकी निगाह उसी पे है, वो कहते चुप वोटर है वो हमारा है। तो ये वक्त बताओगा कि किसका वोट कहाँ जाएगा, साइलेंट वोट कहाँ गया है, वो ही डिसाइड करेगा। साइलेंट वोटर जिस पार्टी की तरफ ज्यादा जाता है तो परिणाम चौंकाने वाले होंगे या कैसे रहेंगे? हाँ, अगर साइलेंट वोट काफी संख्या में चलाया गया और जातीय समीकरण और साधने में सरकार कायम ही रहती है, तो चुनाव चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात अच्छी मानता हूँ कि इस चुनाव में भाईचारा अच्छा रहा, कहीं भी अप्रिय घटना नहीं हुई, और सब ने मिलजुल के चुनाव लड़ा। जैसे मतदान करके आए तो जिसका भी जहाँ मन था वहाँ वोट डाल दिया, लेकिन अच्छी तरह उनकी बातचीत रही, और पूरे प्रदेश में बहुत शांतिप्रिय चुनाव रहा। ये अच्छी बात है। और वोटर को भी एक बात समझ में आएगी, भाई तुम आप तो लड़ाई मत करो, क्योंकि जो ये नेता लोग है ना, कहीं न कहीं मिल जाते हैं, इनकी जरा रमिश ठीक आपस में, हम क्यों बिगाड़े।
तो आपने देखा होगा पहले 20 साल पहले तो क्या होता था, आपने वोट डाल दिया दूसरी पार्टी का, मैंने डाला दूसरी पार्टी का, तो 1 साल तक अपनी बोलचाल ही बंद हो जाती थी। हो सकता है उस वोट के ऊपर रंजिश ऐसी हो जाए कि खून खराबा भी हो जाता था, रंजिश लंबी भी चल जाती थी। लेकिन अब की मतलब अच्छी बात है कि आपसी में कहीं वोट डालो और आपसी में मतभेद नहीं हुए। प्रधान जी, एक अंतिम क्वेश्चन आपसे लेंगे कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, आपकी टीम है, किसानों की है, और भी आपके संगठन में अलग अलग साथी हैं, तो 9 के 9 विधानसभा में किन कारणों से कि कौन जीत रहा है, कितने से जीत रहा है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, मेरा जो आकलन ये है कि बारडा और आपका लुहारू और आपका क्या नाम है दादरी और महेंद्रगढ़, ये तो है कांग्रेस के अप साइड में, और तोसाम में कुछ मार्जिन से बीजेपी, और भिवानी में बड़ा मार्जिन बीजेपी का मुझे नजर आ रहा है। और क्या नाम है, वहाँ 4 हल्के हैं, उनमें महेंद्रगढ़ है जैसे वो दान सिंह के पक्ष में नजर आ रहा है, अटेली मुकाबला है, और 2 जगह नारनौल और नांगल चौधरी में बीजेपी अप है। यानी मेरा आकलन के हिसाब से ये है कि 5 जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनमें बीजेपी ऊपर है, 4 में अपनी कांग्रेस ऊपर है, और मार्जिन कितना रहेगा ये तो 4 जून को पता लगेगा। प्रधान जी, जिस प्रकार से मुद्दों को लेकर के चुनाव होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन फिर भी जो हमेशा जो है चुनाव हमेशा जाति के आधारित चुनाव हो जाता है। इस बार का जो चुनाव था उसको आप क्या मानते हैं? क्या अब की बार भी जातिगत चुनाव जिस प्रकार से राजनीति होती क्या वो भी हावी थी इस बार? 100% जी, जातीय समीकरण बहुत आया इसके अंदर, लेकिन जब किसान की बात और मजदूर की बात ये आई ना तो कुछ डेंट लगा है कुछ। वो जो जातीय पिछली बार जिस प्रकार धर्म की जात की बात पर जो सरकारें आई थी उसमें डेंट तो मारा किसान ने डेंट मारा। उसने कहा कि किसान की कोई जात नहीं है, किसान का कोई धर्म नहीं है, किसान सभी के लिए, किसान जो किसानी करता है वो सभी धर्मों के सभी जातियों का है। तो ये डेंट, अगर किसान का डेंट नहीं लगता, और मैं सच्चाई बताता हूँ आपको, और आप देख लेना इस हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किसान की अनदेखी सरकार ने की ना, तो इतना रोचक मुकाबला भी हुआ है और इतना कंपटीशन हुआ है। इसका सारे श्रेय जो जाता है वो किसान को जाता है। किसान की एमएसपी की सरकार ने हानि भरी और कांग्रेस ने कह दिया हम देंगे घोषणा पत्र में। तो ये चुनाव सारा इतना था, और ये सारा किसान के आर बार घूमने वाला चुनाव था। बिल्कुल, जिस प्रकार से एक स्वास्थ्य परिचर्चा हमने यहाँ करने का प्रयास किया है, लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया है कि इस बार चुनाव के अंदर क्या मुद्दे थे, और जिस प्रकार से कमल प्रधान जी ने बताया है कि किन किन हलकों से कौन सी पार्टी अप नज़र आ रही है और कौन सी पार्टी धूल चाटती नज़र आ रही है। खैर ये तो आने वाला समय बता पाएगा कि 4 जून को रिजल्ट जो है वो क्या आते हैं, लेकिन हमारी परिचर्चा जो है बड़ी रोचक परिचर्चा है और हमें ऐसा विश्वास है कि आपको ये परिचर्चा ज़रूर पसंद आएगी। नमस्कार।